माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा सेट चल रहा है, सेट नंबर 2 324 AY, और जिसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। और अब तक के जितने क्वेश्चन थे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सभी मैंने करा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो उसकी तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब जरूर कर दे और सभी अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट ले सकें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के खा खंड की तरफ, क्योंकि का खंड आपके एनसीईआरटी पैटर्न से हटा दिया गया है। तो खा खंड में प्रायिकता का क्वेश्चन है, और प्रायिकता का क्वेश्चन है तो प्रायिकता देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रायिकता को क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। भाई पासा कौन सा है? लूडो वाला, जो आप लूडो खेलते हैं ना सभी। तो एक पासे को 2 बार उछाला जाता है यदि उनकी सतहों पर आए अंकों का योगफल 6। यानी कि जब पासा 2 बार उछाला गया है तो हो सकता है पहली बार में कितना आ जाए, 4 आए, दूसरी बार में 2 आए, तो यानी दोनों का योगफल कितना हो, 6 हो। फिर तो आए हुए अंकों में से कम एक 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात करो। सशर्त प्रायिकता कह सकता है। तो सशर्त प्रायिकता निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसमें आपको घटनाएं दे रखी है 2। कौन सी घटना है? सबसे पहले एक घटना तो ये दे रखी कि दोनों पासों में कम से कम 1 पर 4 आना चाहिए, और दूसरी घटना यह है कि दोनों पासों का जो अंकों का योग है वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो उनने कहा है कम से कम 4 आने की इन्होंने कहा है सशर्त प्रायिकता ज्ञात करनी है कि अंकों में कम से कम 1 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात करो, ये आपसे कहा गया है। तो सबसे पहले देखो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है। दिमाग तो सभी में इस्तेमाल करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, भाई पासा दिया है, पासा तो एक ही है लेकिन फेंका कितनी बार गया है, 2 बार गया है। जब पहली बार पासा फेंका जाएगा पासा तो उसमें कितनी घटना बनती है, 6। दूसरी पासा फेंका जाएगा तो उसमें 6, तो 6 गुणा 6 कितनी हो गई। कुल सांप्रदायिक जो आपकी प्रायिकता, सांप्रदायिक प्रायिकता क्या है, वो आपकी है 36। क्योंकि 2 पासे फेंके हैं, 2 बार फेंका गया, तो 6 गुणा 6 कितनी हो जाएगी, 36 घटना हो जाएगी, 36 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। तो लेकिन उससे पहले क्या कहने का मतलब है कि भाई फार्मूला प्रायिकता का क्या होता है, आपने पढ़ा था अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो कुल स्थिति इसमें जो है कितनी है, 36 है, क्योंकि 2 पासे हैं। तो कुल स्थिति 36 है, अनुकूल कितनी है निकालनी होंगी। तो हम पहले मान लेते हैं, माना घटना ई, माना घटना ई। घटना ई क्या है, हमने अपने पास से मान लिया जो घटना ई है क्या है, 4 का कम से कम एक बार आना। यानी जो पासे आप 2 बार फेंकेंगे उसमें कम से कम 1 बार 4 आना चाहिए, उसको हमने घटना ई मान लिया। तथा घटना एफ, भाई घटना एफ क्या मान रहे, आए हुए अंकों का योगफल 6 होना। दोनों सतहों पर आए हुए अंकों का योग 6 होना। ठीक, तो ये घटना ई हमने मान ली, घटना एफ मान ली। तो अब एक चीज बताओ, घटना ई अगर मैं लिखना चाहूं तो भाई उनने कहा है पासे पे कम से कम 1 4 होना मानी है। तो पासा भाई हो सकता है पहले पासे पे 4 आया, दूसरे पर 1 आया, पहले पे 4, दूसरे पे 2, पहले पे 4, दूसरे पे 3, और पहले पे 4, दूसरे पर भी 4 आ गया, क्योंकि कम से कम उनने कहा है ना। तो
पहले पे 4 दूसरे पे 5, पहले पे 4 दूसरे पे 6 आ गया। ठीक, ये घटना हो गई। अब हो सकता है पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 4 आ जाए। पहले पे 4 कैसे आ जाएगा? एक ही बार भाई, आप जानते हैं कि कोई भी अक्षर रिपीट नहीं करते हैं, तो यहां 4,4 आएगा, वो हम लिख चुके हैं। ठीक है, 4,4 नहीं लिखना है, फिर क्या लिखेंगे? 5,4। पहले पे 5 आ गया, दूसरे पे 4, पहले पे 6 आ गया, दूसरे पे 4। तो कुल कितनी घटनाएं बन गई? ये आपकी घटनाएं बन गई 11। तो यानी कि इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ई। तो फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। ये तो याद है ना कि अनुकूल स्थिति कितनी है हमारी? ये सामने लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अनुकूल स्थिति कितनी है? 11। कुल कितनी है? मैंने आपको बताई थी, प्रतिदश समष्टि यानी S इक्वल टू 36, क्योंकि दो पासे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ई कितनी आ गई? 11/36 आ गई। बात कंफर्म। अब बात आ जाओ एफ घटना की। घटना एफ क्या है? दोनों सतहों पर आए हुए अंकों का योग 6 होना, यानी दोनों सतहों पे जो अंक आएंगे उनका योगफल 6 होना। क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए। हो सकता है पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए। हो सकता है पहले पे 3 आए, दूसरे पर भी 3 आए। हो सकता है ना भाई, हो सकता है पहले पे 4 आए, दूसरे पे 2 आ जाए। भाई 1,5, 2,4, 4,2, 3,3, और दूसरा क्या है? एक और रह गया भैया, 5,1 भी तो है। हो सकता है पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। तो ये तो प्रोबेबिलिटी एफ किसके इक्वल हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी एफ यानी कि अनुकूल स्थिति कितनी है? 5, कुल कितनी है? 36, 5/36 हो गया। अब बात आती है इनके इंटीग्रेशन, यानी कि भाई अब हम कर लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, यानी ई और एफ में कॉमन। देखो ई आपके सामने ये रहा, एफ ये रहा, 2,4 इसमें है, तो भाई देखो 2,4 इसमें होगा, ये रहा। फिर कितना है? 4,2 इसमें है, 4,2 इसमें है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो दो आपको इसमें क्या कॉमन है? लिख देंगे 2,4 है और 4,2 है, ये आपका कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना हो गया? अनुकूल कितनी है? 2, और कुल कितनी है? 36। तो ये हो गया 2/36। ठीक, अब हमें जो निकालना है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ निकालना है, क्योंकि उनने क्या पूछी है? कम से कम 4 होने की सशर्त प्रायिकता। तो 4 होने की कौन सी घटना? ई है, तो ई अपॉन एफ निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है? 2/36। प्रोबेबिलिटी एफ का मान कितना है आपका? 5/36। 36 से 36 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2/5। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ ये दिया गया है। तो ये आंसर क्या है? 2/5 क्या है? इसका फाइनल आंसर है। तो भाई देखो सवाल बहुत आसान है, बस थोड़ा सा पेचीदा है। पेचीदा क्या है? थोड़ा सा घुमा दिया है। तो इसके लिए आपको समझना होगा ध्यान से। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है यदि उनकी सतहों पर आए हुए अंकों का योगफल 6 है, तो आपको क्या करना है? आए हुए अंकों में से कम 1 के 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी उन दो सतहों पे जो 2 अंक होंगे उन दोनों में से 1 पर 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, घटना 2 बन रही है, मैंने घटना ई मान ली, घटना एफ मान ली। ई घटना क्या है? कम से कम 1 4 आने की प्रायिकता या आने की घटने के लिए कह दिया उन्होंने, एक बार आना। और एफ क्या? दोनों सतहों पर आए हुए अंकों का योगफल 6 होना। तो भाई देखो ई घटना क्या है? कम से कम एक बार 4 आना चाहिए। तो पहले पासे पे 4, तो पहले पासे पे 4 आएगा, दूसरे पे कितने होंगे? 1 से लेके 6 तक हो जाएंगे। और अगर पहले पासे पे 1 2 3 5 6 ले लिया, दूसरे पासे पे 4 आएगा, यानी एक बार 4 आने कंपलसरी है। भाई
उससे कम ना हो, ज्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए 2 बार 4 तो हो सकता है, लेकिन एक भी बार भी 4 ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको भाई एफ क्या है, दोनों सतहों पर 6 आना है। तो 1 + 5, 2 + 4, 3 + 3, 4 + 2, 5 + 1, अंकों का योगफल कितना है, 6। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ई इंटर से दोनों कॉमन है। तो भाई अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति फॉर्मूला पता ही है आपको। अनुकूल यहां पे कितनी थी, 11, कुल कितनी 36, यहां कितनी है 5, कुल कितनी 36, कॉमन कितनी है 2, कुल कितनी है 36, लगा दिया फॉर्मूला। देखिए अब बढ़ते हैं इसके गाखंड की तरफ। रेखा दी है x + 3/2 = y - 5/4 = z + 6/2 का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। सदिश समीकरण ज्ञात करना देखिए बहुत ही आसान है, 2 लाइन का सवाल है, 2 नंबर फ्री के एकदम। इसमें करना है क्या, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आपको क्या होना चाहिए, सदिश समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है भाई, ये आपको किस रूप में दिया, ये कार्तीय रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो कार्तीय रूप में आपको दे रखा है इसको नोट कर लेंगे। आपको दिया गया है x + 3/2 = y - 5/4 और z + 6/2, ये आपको दिया गया है। ये क्या है, इसका कार्तीय रूप है। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसमें दिशा निकाल देते हैं। दिशा निर्देशांक क्या है, दिशा, तो अगर हम लिखना चाहें भाई दिशा लिख दो, दिशा सदिश। तो दिशा सदिश इसके कौन से होंगे, तो देखें दिशा सदिश कहां से आएंगे, ये रहे। तो क्या होंगे, 2i हो जाएगा ना, + 4j + 2k। तो ये क्या हो गए, दिशा सदिश हो गए। दूसरे इसके क्या निकाल लोगे, बिंदु। बिंदु कहां से आएंगे, ये रहे, कितना है, -3i। तो देखो इस चीज का ध्यान रखो, बिंदु क्या है, -3i लिख लो, या -3 + 5 -6, बिंदु ये है। अब देखें हमें क्या लिखना है, सदिश समीकरण लिखना है। उनने कहा है सदिश समीकरण। तो देखें भाई, सदिश समीकरण फार्मूला क्या होता है, आर वेक्टर बराबर, भाई वैसे तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, यहां क्या होता है, बिंदु होता है ना, बिंदु प्लस यहां लैम्डा, दिशा सदिश, दिशा सदिश। तो भाई कहने का मतलब क्या है, अगर आप दूसरे शब्दों में आपने पढ़ा होगा आर वेक्टर = ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये तो पढ़ा है ना। अब आप सोचो में बिंदु है, दिशा सदिश से क्या लिख दिया, ये भाई आपने सीधा फॉर्मूला पढ़ा हुआ, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये तो पढ़ा है ना। तो लगा दो भाई, तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर की वैल्यू कौन सी है, बिंदु, देखो क्या है, -3i + 5j -6k। तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, प्लस लैम्डा, बी वेक्टर कितना है आपके पास, यानी कि ये रहा दिशा सदिश 2i + 4j और +2k। तो ये क्या है, इसका दिशा सदिश यानी कि सदिश समीकरण कितनी है, ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा सदिश समीकरण, यानी कि आर वेक्टर = -3i + 5j - 6k प्लस लैम्डा 2i + 4j + 2k। और चाहो तो आप यहां पे 2 कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन है इसलिए। देखिए अब बढ़ते हैं इसके घाखंड की तरफ। तो अवकल समीकरण आपको दे रखी है, log dy/dx = 3x + 4y को हल कीजिए, यानी इस समीकरण को क्या करना है, आपको हल करना है। तो अवकल समीकरण दे रखी है, कैसे करेंगे हल, तो भाई देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है,
नोट कर लेना है क्या दिया गया है, log dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ये आपको दे रखी है समीकरण। तो देखो सिंपल सी चीज है कि अब आप इसमें कंफ्यूजन क्या हुए होंगे कि सबसे पहली चीज तो ये है कि समीकरण जो आपको अवकल समीकरण मिलती थी dy अपॉन dx के रूप में मिलती थी कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y या कुछ और भी लैम्डा सैम्डा जो भी कुछ हो, तो वो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपको मिलती थी। उसमें क्या करते थे यहां कि y वाले पद एक तरफ कर लिए, x वाले एक तरफ कर लिए, समाकलन कर दिया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग कर दिया। क्या कर दिया तो देखें, इन्होंने dy अपॉन dx से पहले लॉग लगा दिया। तो भाई सबसे पहला काम तो आपको ये लॉग हटाना है कि जब तक लॉग नहीं हटेगा तब तक आप dy को अलग और dx को अलग नहीं कर सकते। तो उसका मेन तरीका यह है अलग करने का। भाई देखो, अगर आपने log बेस e अगर लिखा हुआ है तो अगर यहां पे कितना 2 की घात 2 बराबर, यानी अगर आप लघु गुणक को क्या बदलेंगे, घात में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे वो आपको बताते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज, इसके बेस में क्या है, ई है। ई है तो कैसे बदलेंगे, तो देखो सबसे बड़ी तरीका है, ये क्या बेस है ना, तो बेस बेस रहता है, बेस चेंज नहीं होता, यानी आधार आधार रहेगा। और इसमें आधार क्या है, लॉग का आधार है ई, आधार आधार रहेगा। और जो बराबर वाली संख्या जो होती है ये रही, वो बन जाती है घात इसकी। आधार की क्या बन जाएगी, घात बन जाएगी। और जो लघु गुणक में लिखा होता वो बराबर में आ जाता है, dy अपॉन dx। हो गया, ये क्या हो गया, घातांक में चेंज हो गया। यानी लघु गुणक का जो था सवाल ये आपका, अब ये घातांक में बदल गया। तो इसे हमने क्या करा, लॉग से घात में परिवर्तित कर दिया। तो ये आपको तरीका पता होना चाहिए। तो ई आपको लिखा नहीं है तो भी आधार में आपको लॉग में ई मानना है। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको ई मानना है। तो ई मान लिया, आधार आधार रहा, बराबर वाली संख्या इसकी घात बन जाएगी और जो लघुगुणक है वो बराबर में आ जाएगा। अब ये सवाल आपका ये बन गया, dy अपॉन dx बराबर e की पावर 3x प्लस e की पावर 4y। अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। dy अपॉन dx बराबर e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। ठीक है, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं, तो जुड़ी हुई है तो अलग अलग कर दी हमने। तो अब देखो, y वाले एक तरफ कर लो, x वाले एक तरफ, तो e की पावर 4y है, तो dy बटे e की पावर 4y हो गया, dx इधर आ गया, e की पावर 3x इंटू dx हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाओ, e की पावर माइनस का 4y, dy बराबर e की पावर 3x dx लिख दोगे। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों में आप समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का 4y dy हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx हो जाएगा। तो देखें, सबसे पहले जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस 4y का e की पावर माइनस 4y, क्योंकि चेंज होता नहीं है, लेकिन इसका दोबारा करेंगे, अवकलन कितना हो जाएगा, y का 1 हो गया, माइनस का 4 रह गया, तो यह हो गया e की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4। यहां e की पावर 3x का e की पावर 3x हो गया, अपॉन में 3 आ गया, प्लस कांस्टेंट c जोड़ दिया। ठीक, एक आंसर तो आपका ये हो गया जो कि आपके अनसॉल्व में दिया गया है, एक आंसर ये हो गया। लेकिन ये अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप यहां पे छोड़ देते हो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इसके आगे भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक आंसर तो आपका यहां पे फाइनल हो गया। ठीक, लेकिन अगर इसके आगे सॉल्व करना है तो उसका क्या तरीका वो बता देता हूं। तो एक आंसर तो यहां पे हो गया, यानी आपका ये अनसॉल्व में जो आपको आंसर दिया गया है वो आपका इतना है, तो ये आपका आंसर है। लेकिन अगर इसके आगे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, तो देखिए मैं इसके आगे करके दिखा देता हूं आपको।
तो हम इसमें बस करेंगे क्या, e की पावर -4y अपॉन -4 इज इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 3, यहां पर ले लेंगे माइनस के c/12, जहां पर ये क्या है, एक स्वच्छ अचल नेतांक है, यानी जहां माइनस के c/12 स्वच्छ अचर है। जब ये स्वच्छ अचर है तो हम करेंगे क्या, तो e की पावर माइनस के 4y/-4 ये रहा, यहां पे हमने एलसीएम ले लिया 12, तो यहां कितना हो गया, 3 चौक 12 यानी 4e की पावर 3x माइनस का c, 4 से डिवाइड किया, 4 3 12 हो गया, 3 से इंटू हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, -3e की पावर -4y इज इक्वल टू 4e की पावर 3x माइनस c। इसको इधर ले जाओ, c को इधर ले आओ, तो देखो इसका जो आंसर आएगा सब c इधर आ जाएगा और ये आपका इधर पहुंच जाएगा, तो कितना हो गया, 4e की पावर 3x प्लस 3e की पावर माइनस का 4y इज इक्वल टू c। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक, यानी कि 4e की पावर 3x माइनस का प्लस का 3e की पावर -4y इज इक्वल टू c, जो कि अभीष्ट हल है, जो क्या है, अभीष्ट हल है। तो ये इसका पूरा आंसर होगा। आप यहां भी छोड़ सकते हो क्योंकि आपके अनसॉल्व में यहां तक दिया है ना इसका आंसर, लेकिन उसके आगे भी सॉल्व हो सकता है। वो क्या होगा, ऐसे, बस आपको ध्यान रखना है इसमें नेतांक आपको c/12 ले लेना है। सिद्ध करने को भी आ सकता है कि आपको इसका इतना सिद्ध करो, इसका अभीष्ट हल ये है, तो आपको ये करना पड़ेगा पूरा। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चौथे का घाखंड है, अब का समीकरण आपको दे रखी थी लॉग में, तो आपको इसको हल करना था, बहुत ही आसान तरीका, हल कर दिया। और इस प्रकार ये चौथे का घाखंड था, कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।